तो दोस्तों स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। हमारी प्रीलिम्स 2019 के लिए मैगी 2 मिनट सीरीज में आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया का चौथा पार्ट देखेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 की। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स सेटअप कर दी उन्होंने, प्रेसिडेंसी टाउन्स में भी और प्रोविंसेस में भी। अब हमने इसके पहले देखा था कि चार्टर एक्ट 1853 था जो, उसमें उन्होंने जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसके फंक्शंस स्प्लिट कर दिए थे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग और लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग। 1858 में हमने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने अपने आप पर जिम्मेदारी ले ली, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया और एक काउंसिल अपॉइंट करी। अब 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश कर दी प्रेसिडेंसी टाउन्स में और प्रोविंसेस में और ऑफ कोर्स सेंटर में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का प्रोसेस शुरू हुआ, मतलब कि जैसे हमने देखा था कि 19th सेंचुरी में जो पावर ले ली गई थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, जब हमने देखा था कि सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर बंगाल प्रेसिडेंसी में सेंट्रलाइज कर दी थी और बंगाल प्रेसिडेंसी ही पूरे इंडिया के लिए लॉ बना रही थी। वो अब फिर से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुई, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को लेजिस्लेटिव पावर्स रीस्टोर कर दी गई कि आप भी अपने लिए लॉ बना सकते हो। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप किया बंगाल का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का और पंजाब का। इसी पॉइंट को एक तरीके से हम डिटेल में देख रहे हैं, राइट, कि सेंटर पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश किया गया प्रेसिडेंसी टाउन्स में और प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, पंजाब है। प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन से हैं? बॉम्बे है, मद्रास है। जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टैब्लिश किए गए, इनमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी हों, इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। 1861 में ये एक्ट आया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो पहले वाइसरॉय थे, उन्होंने अपॉइंट किया राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को। ये तीन पहले इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो मतलब कि आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज दी गई हैं, रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज दिए गए हैं और आप उसी पोर्टफोलियो को देख रहे हैं। एजुकेशन, होम, राइट, ऐसे फाइनेंस। अब शुरुआत हुई इसकी 1861 के काउंसिल एक्ट में। शुरुआत एक्चुअली 1859 में हो गई थी, फॉर्मल रिकॉग्निशन मिली इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू, राइट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि कब शुरुआत हुई पोर्टफोलियो सिस्टम की। फाइनली इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऑर्डिनेंसेस की शुरुआत हुई। वाइसराय को ये पावर दी गई कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं विदाउट दी कॉन्करेंस या अग्रीमेंट, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से इसको मान्यता प्राप्त किए आप भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप कर दिया है, प्रोसेस लंबा हो गया है। मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसीजन लेने के लिए मौके पे अवेलेबल ना हो या टाइम लग रहा हो और इमरजेंसी हो और आपको स्टेप लेना हो, तो वाइसरॉय के हाथ में है ऑर्डिनेंस इशू करना और इसकी लाइफ जो होगी वो 6 महीने होगी। और जो ये ऑर्डिनेंस की कहानी है ये आज तक भी इंडिपेंडेंट भारत के कानूनी व्यवस्था में चल रही है। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट देखते हैं। जो काउंसिल्स सेटअप किए थे, प्रोविंशियल काउंसिल्स सेटअप किए थे, उनका साइज बढ़ा दिया गया और उनके फंक्शंस बढ़ा दिए गए, दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स के। नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में, दोनों बढ़ा दिए गए। इसमें हमने देखा कि वाइसरॉय ने 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया था, इसमें मेंबर्स बढ़ा दिए गए थे बट फिर भी ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन करी गई थी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी नहीं थी। इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन बढ़ाते हुए उनको पावर दे दी गई टू डिस्कस द बजट,
वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले शुरुआत हुई 1892 में टू डिस्कस द बजट और टू आस्क द एग्जीक्यूटिव कुछ सवाल। आप एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स कि आपने इसमें क्या किया, आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप उसमें क्या सोच रहे हैं, और बजट डिस्कस कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अच्छा, अब यहां पे तो वाइसरॉय नॉमिनेट कर रहे थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, यहां पे एक नया तरीका इंट्रोड्यूस होगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने का। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें तो वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। स्टेट एक तरीके से वेरी मिनिएचर फॉर्म ऑफ आप कह लो राज्यसभा टाइप सिचुएशन है कि प्रोविंसेस बता रहे हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस मेंबर को नॉमिनेट किया जाए। और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, पावरफुल बॉडी, तो इन दोनों की रिकमेंडेशंस के ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। और दूसरा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर्स जिनको नॉमिनेट कर रहे हैं एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनकी रिकमेंडेशन कहां से आ रही है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से आ रही है, म्यूनिसिपैलिटी से आ रही है, यूनिवर्सिटी से आ रही है, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड दे आर चेंबर्स, राइट। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नॉमिनेशन हो रही है और नीचे से रिकमेंडेशन आ रही है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो मेंबर्स नॉमिनेट हो रहे हैं उनकी रिकमेंडेशन नीचे से आ रही है जो थर्ड टियर ऑफ बॉडीज हैं, राइट। तो ये थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1892 की कहानी। अब देखेंगे कि कैसे कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।